So today we'll talk about financial assets. जिस तरह financial liabilities थी ना, उसी तरह financial assets हैं, but it's the other way around. हम लोगों ने definition में देखा था कि चार चीजें थी, ठीक है? Financial assets और financial liabilities में सिर्फ एक फर्क था कि obligation is financial liability, whereas if it is something favorable, it is a financial asset. Otherwise, it is exactly the same thing, which means it's either cash or it's an instrument which gives you the right, ठीक है, to get a financial asset or cash, ठीक, या फिर अगर हम लोगों ने कहा था कि where you are exchanging a financial asset and it will result in something favorable, तो ये सारी चीजें financial assets हैं. अब अगर financial asset को आपने recognize करना है, record करना है, तो आप किस तरह record करेंगे financial assets की बाकी measurements क्या होंगी और इसमें कौन-कौन सी चीजें हैं. So IFRS 9 deals with financial assets. ये क्या कहता है? ये कहता है कि financial asset because it's an asset, so it will go to your statement of financial position. एक बात तो क्लियर होगी. लेकिन किस amount पे रिकॉर्ड करना है और कब रिकॉर्ड करना है? कब रिकॉर्ड करना है? When you are a party to the contract. When you are a party to the contract, which means उस contract के अंदर आपको वो benefit मिल रहा हो. चार चीजें जो मैंने अभी आपको समझाई, which is in the definition of financial asset. ठीक है? कैश मिल रहा हो, कोई फाइनेंशियल एसेट एक्सचेंज में मिल रहा हो, ठीक, कहीं पे कोई, ये सब कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन के थ्रू है. ये सब कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन के थ्रू है. याद रखें, हम लोगों ने जब दोनों को डिफाइन किया था, हमने कहा था कि कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन के थ्रू ये चीजें आ रही हैं. ठीक है? वैसे तो आप सेल भी करते हैं, कैश आता है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन आपकी नहीं है. ये कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन जिसमें आप लोग या तो कैश आ रहा हो या कोई फाइनेंशियल एसेट आ रहा हो या कोई फाइनेंशियल एसेट को आप एक्सचेंज कर रहे हो और आपको कोई बेनिफिट मिल रहा हो. ठीक है? या किसी की इक्विटी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो. वहां पर यह था कि कोई आपकी इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा था, यहां पर किसी की इक्विटी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं. ये सारी चीजें फाइनेंशियल एसेट्स हैं. फाइनेंशियल एसेट्स को आप कहां पे रिकॉर्ड करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगा एज एन एसेट. कब रिकॉर्ड करेंगे? व्हेन यू बिकम अ पार्टी टू दिस कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है? सो फार इट्स फेयरली सिंपल. आप पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, आपको एक एसेट आ रहा है, चार चीजें आपको बता दी हैं, अगर उसमें आप हैं और आपको ये बेनिफिट मिल रहा है तो आप इसको रिकॉर्ड कर देंगे. कहां पे रिकॉर्ड करेंगे? अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करेंगे? इनिशियल मेजरमेंट पहले, यानी जी जब रिकॉर्ड करूंगा तो किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करूंगा? उस अमाउंट पे रिकॉर्ड करूंगा जो कि उसकी फेयर वैल्यू. अब आप फेयर वैल्यू के लिए, इससे पहले तो हमने फेयर वैल्यू पढ़ी थी कि मतलब जो फेयर वैल्यू और डिफरेंट डेफिनेशंस. अब यहां पे फेयर वैल्यू की डेफिनेशन थोड़ी सी शायद आपको डिफरेंट लगे. ठीक, क्यों डिफरेंट है? क्योंकि यहां पे दो आइडियाज है फेयर वैल्यू का. हम लोग ये कहते हैं फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस, फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. ठीक है? यानी दो क्राइटेरिया आ गए, दोनों को आप देखेंगे और फिर आगे जाके पढ़ेंगे कि एमोर्टाइज्ड कॉस्ट के थ्रू भी फेयर वैल्यू आ सकती है. तो तीन चीजें हो जाएंगी. ठीक है? और हर इंस्ट्रूमेंट के लिए अलग अलग तीन चीजें पढ़ेंगे आप. तो इस वजह से मैं आपसे कह रहा था शायद थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लगे. ओके, नाउ इनिशियल मेजरमेंट में फेयर वैल्यू आपने करना है. अब फेयर वैल्यू कौन कौन सी है? फेयर वैल्यू, दिस इज लाइकली टू बी दी परचेज कंसीडरेशन पेड. जो आपने पैसे दिए वो फेयर वैल्यू होती है ना. जो आपने पैसे दिए, जो आपने खरीदा, तो जो पैसे आपने दिए वो फेयर वैल्यू होगी. फिर आप कहेंगे सर इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी आती है. तो वो कह रहे हैं कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट आर इंक्लूडेड unless the asset is fair value through profit or loss. आप कहेंगे सर ये फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस क्या है? ठीक, वो अभी थोड़ी देर में मैं आपको बता दूं. तो हमने ये कहा कि फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस भी आ सकती है, थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी आ सकती है, थ्रू एमोर्टाइज्ड कॉस्ट भी आ सकती है. तीन चीजों के थ्रू आ सकती है फेयर वैल्यू. इनिशियल मेजरमेंट में आपने फेयर वैल्यू को इस्तेमाल करना है. फेयर वैल्यू हम कह सकते हैं कि परचेज कंसीडरेशन हो सकती है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को इंक्लूड करना है अगर फेयर वैल्यू हो थ्रू प्रॉफिट और लॉस. अब फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस क्या है थोड़ी देर में देखते हैं. ओके, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स. फिर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स हैं. इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स क्या है कि आप लोग इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, किसी का कोई इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो अगर आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? ज्यादातर इट इज शेयर्स. तो आप किसी के शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो अगर आप किसी के शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर आप उसको किस तरीके से मेजर करेंगे? आप मेजर करेंगे दो तरीकों से, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई. ठीक है? अब फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस क्या चीज है? ओके, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस डिफॉल्ट कैटेगरी है. मतलब आप हमेशा इसी पे करेंगे, लेकिन आपके पास ऑप्शन है कि यू कैन गो टू फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई. अब फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस क्या है कि जो भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है
ऑब्वियसली ट्रांजैक्शन कॉस्ट कुछ ना कुछ होती है, कोई ना कोई ब्रोकर इन्वॉल्व होता है, कभी कोई बाकी एसेट्स में हम लोग देखते थे फिजिकल एसेट्स में कि हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन होती थी, इंस्टॉलेशन होती थी। सो इफ देयर इज एनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट व्हिच इज एसोसिएटेड विद दीस इन्वेस्टमेंट्स, देन व्हाट डू? यू एक्सपेंस इट टू प्रॉफिट और लॉस। इससे पहले हम लोग कहते हैं इसको कैपिटलाइज भी कर सकते हैं। तो अब जो अगला मेथड आएगा उसमें वो कहेगा कि हाँ कैपिटलाइज हो सकता है, लेकिन इसमें इफ यू आर डूइंग फेयर वैल्यू, इफ यू आर यूजिंग फेयर वैल्यू टू प्रॉफिट और लॉस, तो आप ट्रांजैक्शन कॉस्ट को क्या करेंगे? प्रॉफिट और लॉस को एक्सपेंस करेंगे, ठीक है? एंड आर नॉट इंक्लूडेड, वो उसकी इनिशियल वैल्यू में ऐड नहीं होगा। इनिशियल वैल्यू में ऐड नहीं होगा अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस। इसको आसानी के लिए याद रख लें, एफईपी है, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस, और इसको याद रख लेंगे फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, सो एफईओसीआई, ठीक है? ओके, ये हो गया नॉट इंक्लूडेड, उसमें आपने ऐड नहीं करना। फिर आप क्या करेंगे? आप हर साल, शुरू में तो आपने कर दिया कि आपने जो पैसे दिए, आप कहते हैं मैंने ये पैसे दिए थे, तो आप ठीक है, आपने जो पैसे दिए, जो उसकी फेयर वैल्यू है, जितने आपने पैसे दिए, उसको आप रिकॉर्ड कर देंगे इनिशियल वैल्यू के ऊपर, और जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो सारी की सारी चली जाएगी P&L। आसान तरीका हो गया। हर साल क्या करेंगे आप? हर साल आप लोग ये करेंगे कि उसको रीवैल्यू करेंगे टू फाइंड आउट द फेयर वैल्यू एट ईच ईयर एंड, और अगर उसके अंदर कोई रीवैल्यूएशन गेन या लॉस आएगा तो वो कहां पे शो होगा? स्टेटमेंट ऑफ P&L। क्लियर हो गया? ये बात क्लियर हो गई? अगर एक एसेट है, हम उसको खरीद ले और उसके कैरिंग इनवर्ट्स आ गए, तो उसको हम लोग फिर P&L में एक्सपेंस, जो भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो सारी की सारी जाएगी प्रॉफिट और लॉस में, ठीक है? जो भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है सारी की सारी जाएगी प्रॉफिट और लॉस में। थोड़ा सा इररीजनेबल रख लें पहली इनिशियल इन्वेस्टमेंट में, लेकिन अगर आप फिर हर ईयर एंड पे देखें तो हर ईयर एंड पे वो कहता है कि फेयर वैल्यू फाइंड आउट कर लेना। तो अगर फेयर वैल्यू बाजार में इसकी ज्यादा है तो वो खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा। शुरू में हो सकता है कि ये चीज आपकी एक्स्ट्रा एक्सपेंस आ जाए, ये वाला जो कि चाहिए था कि कैपिटलाइज होना चाहिए था, जो कि आपने कैपिटलाइज नहीं किया क्योंकि रूल ये कह रहा है कि कैपिटलाइज नहीं करना, ठीक है? ये वाला रूल कहेगा कैपिटलाइज करना। तो आप अगर आप इस प्रोपोनेंट, अगर आप ये सोचते हैं कि सर इसको करना चाहिए मुझे, तो आप इसको यूज कर लें। आपके पास ऑप्शन तो है, आईएएस आपको, आईएफआरएस आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि आप कर सकते हैं, ठीक है? ओके, सो दिस इज फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस। अगर जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा रिवैल्यूएशन के ऊपर, गेन या लॉस, वो चला जाएगा P&L में, ठीक? शुरू में जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी P&L में, और जो आपने पैसे दिए वो चला जाएगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। ये हो गया आपका इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। क्लियर हो गया? क्लियर है? आसान है सो फार। लेट्स मूव ऑन टू OCI। क्या अगर मैं फेयर वैल्यू थ्रू OCI करता हूं तो फिर मैं क्या करता हूं? अब देखिए, अगर मैं फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस नहीं करता और मैं फेयर वैल्यू थ्रू OCI करता हूं, तो ये चीज मुझे डिसाइड करनी है स्टार्ट में। ये बात याद रखिएगा, आपने ये चीज डिसाइड करनी है एक्विजिशन पे, और अगर आपने डिसाइड कर ली तो उस केस में आप डिसाइड करेंगे जब आपकी इंटेंशन हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। फेयर वैल्यू थ्रू OCI आप तब कर सकते हैं, एक तो डिसाइड करेंगे शुरू में, ठीक है? ये नहीं कि बाद में आप कहेंगे यार इसको थ्रू OCI करो, नहीं, शुरू में आप डिसाइड करेंगे। दूसरा आप ये करेंगे कि आप तब डिसाइड करेंगे जब आपका कैन ओनली बी डन, तब हो सकता है जब ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और अगर एक बार आपने कर दिया तो उसके बाद आप इसको चेंज भी नहीं कर सकते। सही है? समझ आ रही है? फेयर वैल्यू टू प्रॉफिट और लॉस आसान है, ठीक है? आसान इसलिए कि बस जो आपने पैसे दिए उसको आप रिकॉर्ड कर दें, जो आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है उसको P&L में डाल दें, हर साल रीवैल्यू करें, रीवैल्यूएशन में जो गेन लॉस आएगा उसको P&L में डालते जाएं, ठीक? अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं OCI को इस्तेमाल करता हूं, तो OCI को इस्तेमाल करते हुए आपके पास ये ऑप्शन तो आ जाएगी कि आप कैपिटलाइज कर सकते हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट को, लेकिन ये आपने एक बार डिसाइड कर लेना है, उसके बाद वापस नहीं कर सकते इसको। ये नहीं कि आप फिर कहें अच्छा यार थ्रू P&L कर, नहीं हो सकता, एक चीज। सेकेंडली, ये सिर्फ तब इस्तेमाल होगा जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अगर आपकी इंटेंशन, मैनेजमेंट की इंटेंशन लॉन्ग टर्म नहीं है तो ये आप नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? अब आपको इसका फायदा क्या हो जाएगा? कैपिटलाइज करते ट्रांजैक्शन कॉस्ट। वहां पे कैपिटलाइज नहीं होती थी ना, वहां पे अपने P&L में डालनी, यहां पे कैपिटलाइज करते हैं। ओके, द इन्वेस्टमेंट्स आर रीवैल्यूड। अच्छा, और फिर हर साल दोबारा आप इसको रीवैल्यू कर सकते हैं, लेकिन इस बार जो भी गेन और लॉस होगा वो कहां पे जाएगा? OCI में, क्योंकि ये है फेयर वैल्यू थ्रू OCI। वहां पे क्या था?
फेयर वैल्यू थ्रू P&L, तो जितना भी रीवैल्यूएशन का गेन या लॉस था वो कहां पे जा रहा था? P&L में। यहां पे आप कर रहे हैं फेयर वैल्यू थ्रू OCI, तो जितना भी गेन या लॉस है वो कहां पे जाएगा? OCI। ठीक है, अच्छा OCI में चला जाएगा, शो कहां पे होगा? एंड टेकन टू इन्वेस्टमेंट रिजर्व। इसके लिए एक अलग से रिजर्व बनेगा इक्विटी के अंदर जिसका नाम होगा इन्वेस्टमेंट रिजर्व। क्लियर हो गया? दोनों ट्रीटमेंट्स क्लियर हो गई क्लास? दोनों ट्रीटमेंट्स क्लियर है? आगे जाएं क्लास? ओके, लेट्स मूव ऑन। अच्छा, फिर वो कह रहा है कि यहाँ पे तो दोनों चीजें हो सकती हैं। अगर आपको याद हो, हम रीवैल्यूएशन पहले करते थे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का, ठीक है? उसमें जो हमारे पास गेन होता था वो कहां पे जाता था? रिवैल्यूएशन सरप्लस में। अगर लॉस हो जाता था वो कहां पे जाता था? इंपेयरमेंट लॉस। लेकिन करते क्या थे? ट्रीटमेंट क्या करते थे उसकी? P&L में एक्सपेंस करते थे, और फिर रीवैल्यूएशन सरप्लस को क्या करते थे? अच्छा, और रीवैल्यूएशन सरप्लस वहां पे माइनस, अगर आपका लॉस ज्यादा होता था तो रीवैल्यूएशन सरप्लस माइनस होता था? नहीं होता था ना, नहीं होता था। रीवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट माइनस में जाता था? नहीं जाता ना, वो फिर लॉस में आप ले जाते थे। यहां पर अब एक छोटा सा डिफरेंस, रीवैल्यूएशन सरप्लस में अगर आपने रीवैल्यूएशन किया और लॉस हुआ तो आपका, हमने कहा था उसको कहां पे रखेंगे? इन्वेस्टमेंट रिजर्व को। इन्वेस्टमेंट रिजर्व कैन बी नेगेटिव में जा सकता है, बस ये एक डिफरेंस है। इसका इफेक्ट क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, यानी आपकी इक्विटी कम। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, फिर आप कहेंगे सर जब इक्विटी कम हो रही है तो अगर ये इन्वेस्टमेंट मैं बेचूं तो फिर क्या करूंगा? जब इस इन्वेस्टमेंट को आप बेचेंगे, OCI वाले इन्वेस्टमेंट को, तो द इन्वेस्टमेंट रिजर्व कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू रिटेन अर्निंग्स। बस उसको भी खत्म कर दें। उसको खत्म करने का क्या तरीका? उसको ऑफसेट कर दें रिटेन अर्निंग्स के साथ। या वो कह रहा है उसको रहने दें, लेकिन मेरे हिसाब से अगर उसको मैं रहने दूंगा तो फिर ओवर द इयर्स वो जमा होता जाएगा, तो बड़ा अजीब सा लगेगा ना। इक्विटी में सारी चीजें आ रही है और एक चीज इक्विटी में नेगेटिव आ रही है, ठीक है? नेगेटिव में कोई चीज इक्विटी में शायद अब तक हमने नहीं देखी, ठीक है, या हमारा दिमाग नहीं आता। सो आई वुड रादर ट्रांसफर इट इनटू रिटेन अर्निंग्स। मैं कहूंगा कि मैं रिटेन अर्निंग्स में इसको ट्रांसफर कर देता हूं। मुझे IFRS कह रहा है दोनों काम कर सकते हैं, ठीक है? क्लियर हो गई? सारी चीजें क्लियर हो गई? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट सारा क्लियर हो गया क्लास? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट सारा क्लियर हो गया? आगे चले क्लास? ओके, अच्छा, आगे ये वही चीजें एक्सप्लेन कर रहा है, थोड़ी सी ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा है। इसमें से काफी चीजें मैं आपको बता चुका हूं कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अगर आपका एसेट है, फाइनेंशियल एसेट, तो आपने फेयर वैल्यू, वो जो पैसे हैं वही फेयर वैल्यू है। और अगर आप P&L को इस्तेमाल कर रहे हैं, फेयर वैल्यू थ्रू P&L, तो आपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट को वहां पर नहीं रखना, कैपिटलाइज नहीं करना, आप P&L में डालकर एक्सपेंस करते हैं, ठीक है? फिर वो कहता है कि ये इसकी फेयर वैल्यू है। अगर अनकोटेड इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स आ गई तो ये प्रॉब्लम बनाता है, ये एक चीज प्रॉब्लम बनाती है, लेकिन इसके लिए कोई एक्सेप्शन उन्होंने नहीं दी। इसको भी एट कॉस्ट मेजर करना है, और वो कहता है IFRS आपको बताता है कि इसके लिए क्या करना है। तो अगर आप इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को फेयर वैल्यू पे थ्रू OCI करेंगे तो आपके पास जो फायदा आ रहा है वो ये आ जाता है कि आप उसके ऊपर जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है उसको आप लोग कैपिटलाइज कर सकते हैं, आपका ये फायदा आ जाता है। दूसरा ये है कि जो रीवैल्यूएशन हो रही है उस रीवैल्यूएशन को आप थ्रू OCI लेकर जाएंगे और एक इन्वेस्टमेंट रिजर्व बना लेते हैं जो कि इक्विटी का पोर्शन बन जाएगा, ठीक है? ये सारी बातें हो गई। अब ये जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स हैं, हम लोगों ने कहा था कि आप लोग अगर थ्रू OCI कर रहे हैं तो आपने ये बात दिमाग में रखनी है कि OCI तब हो सकता है इफ इट इज फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो फिर आप इसको बार बार सेल एंड बाय नहीं कर सकते, ठीक है? बार बार सेल एंड बाय क्या होता है? वो ट्रेडिंग होता है, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग। सो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। अगर OCI वाले हैं तो वो ट्रेडिंग वाले नहीं होंगे। तो अगर ट्रेडिंग वाले हैं सो यू विल हैव टू यूज फेयर वैल्यू थ्रू P&L।
ये बात भी क्लियर होगी, ये बात भी क्लियर होगी। दूसरी बात जो आपको बताई थी वो ये बताई थी कि वंस यू मेक अ डिसीजन यू कैन नॉट चेंज, रिवर्स नहीं कर सकते, रिवोक नहीं कर सकते इसको। अगर आपने ले लिया डिसीजन सो इररिवोकेबल चॉइस है कि आप लोगों ने क्या करना है। ये बात भी क्लियर हो गई? ओके, और बाकी बस वही बातें बता रहा जो मैं आपको बता चुका हूं इससे पहले डिटेल में काफी मैं आपको बता चुका हूं। क्लियर हो गया साहब? इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को खत्म कर दें। लेट्स मूव ऑन टू डेट इंस्ट्रूमेंट्स। अब आते हैं डेट के बाद। इससे पहले हमने कहा था आप किसी की इक्विटी में हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है, आपने किसी के शेयर्स खरीदे। डेट इंस्ट्रूमेंट, अगर आप किसी का डेट इंस्ट्रूमेंट खरीद रहे हैं दैट मींस यू आर बाइंग अ व्हाई लायबिलिटी? दिस इज अ फाइनेंशियल एसेट, ये तो आपका एसेट है। तो आप क्या कर रहे हैं? दूसरे एंटिटी का आप क्या ले रहे हैं? दूसरे एंटिटी का क्या ले रहे हैं? डेट। उसका कोई डेट का इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं। डेट के इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से आपके पास? बॉन्ड्स, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक, ये चीज आप करेंगे। इससे पहले हमने कहा था कि अगर आप किसी और एंटिटी के शेयर्स ले रहे हैं व्हिच मींस इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, तो क्या होगा? आपका तो वो एसेट है ना फाइनेंशियल, ठीक है, आपने किसी की इक्विटी में हिस्सा लिया, वो आपका फाइनेंशियल एसेट है। अब अगर आप किसी और कंपनी का डेट है तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। अगर वो आप ले रहे हैं तो दैट कैन बी डन थ्रू अ बॉन्ड और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। उस केस में क्या होगा? उस केस में दो की बजाय तीन चीजें। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि दो चीजें, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। अब फेयर वैल्यू तीन किस्म की है। कौन कौन सी? फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस, एमोर्टाइज्ड कॉस्ट, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, ठीक है। अब तीन हो गई। अब देखें ये तीन चीजें क्या है। लेट्स स्टार्ट वंस अगेन। डिफॉल्ट क्या है? हमने इससे पहले पढ़ा था कि डिफॉल्ट क्या है कि फेयर वैल्यू आप जब भी इस्तेमाल करेंगे वो थ्रू इस्तेमाल करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। यहां पर भी डिफॉल्ट ही फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन ये अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो डिसाइड होगा इन दो टेस्ट के ऊपर। ये जो बाकी दो कैटेगरीज हैं, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट और फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, ये इन दो टेस्ट के ऊपर बेस करती है। ये दो टेस्ट क्या है? एक है बिजनेस मॉडल टेस्ट, एक है कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट। बिजनेस मॉडल टेस्ट क्या है? बिजनेस मॉडल टेस्ट, बिजनेस मॉडल व्हिच मींस व्हाट इज योर पर्पस, ठीक है, आपका बिजनेस मॉडल क्या है, ठीक, यानी आप ये काम किस लिए कर रहे हैं, ये काम मैं किस लिए कर रहा हूं, पर्पस, क्या मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, क्या ट्रेडिंग पर्पसेस हैं, यही दो होते हैं ना नॉर्मली, ठीक। आगे देखते हैं इसको फिर। कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट, ये जो कैश फ्लो इससे आएगा, जो इससे कैश फ्लो आएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने किया, मैंने उसका बॉन्ड खरीदा, ठीक है, या उसका कोई भी डेट इंस्ट्रूमेंट डिबेंचर के नाम से है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के नाम से है, जिस नाम से भी है वो मैंने खरीदा, तो उससे जो कैश आएगी, मुझे मेरे पास जो कैश आएगी वो किस तरीके से, ठीक है। तो ये दो चीजें आपने देखनी है। आपने ये देखना है कि पर्पस क्या है, आपने ये देखना है कि जो से कैश मुझे मिलेगा वो कैश किस तरीके का। दोनों चीजें क्लियर है? स्टार्ट करें आप। ओके, लेट्स स्टार्ट। एमोर्टाइज्ड कॉस्ट। अब एमोर्टाइज्ड कॉस्ट में क्या होगा? एमोर्टाइज्ड कॉस्ट, अगर आप एमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे इसको लेते हैं किसी भी चीज को, तो जो दो टेस्ट आपने पास करने हैं वो ये दो टेस्ट थे, एक बिजनेस मॉडल टेस्ट था, एक कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो था। बिजनेस मॉडल में हमने कहा था कि आपका पर्पस क्या है, ठीक है। तो अगर आप एमोर्टाइज्ड कॉस्ट में कर रहे हैं तो फिर आपका पर्पस है कि आप उसको कब तक होल्ड करेंगे, जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाए, ठीक है। मैच्योरिटी क्या है उसकी? मैच्योरिटी उसकी क्या है? फुल लाइफ, ठीक है। मैच्योर कब होगा? बॉन्ड है 10 साल का है, मैच्योरिटी उसकी 10 साल बाद है, इसका मतलब ये है कि उसकी फुल लाइफ 10 साल। ओके, कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो, इसमें आप क्या लोग देखेंगे? इसमें हम लोग ये देखेंगे कि आपके पास जो कैश फ्लोस आ रहे हैं वो सिर्फ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का कैश फ्लो, सिर्फ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का कैश फ्लो, ठीक है। नॉर्मली यही होता है, या आपके पास प्रिंसिपल आ रहा होता है या आपके पास कैश फ्लो आ रहा होता है, ठीक है। तो अगर एमोर्टाइज्ड कॉस्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये दो टेस्ट पास करना जरूरी है। अगर ये दो टेस्ट पास करता है तो फिर आप एमोर्टाइज्ड कॉस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। एमोर्टाइज्ड कॉस्ट का आपको फॉर्मूला याद था? फॉर्मूला याद है?
कल भी हमने किया, हमने लास्ट वीक भी किया है। हाँ क्या था, एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला, वो फॉर्मूला ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम है, टर्म्स थोड़ी सी चेंज हो रही है। हम लोगों ने बात की थी वहां पर इफेक्टिव इंटरेस्ट की, हम लोगों ने बात की थी वहां पे इंटरेस्ट पेड। अब ये उल्टा हिसाब है ना, अब मेरा एसेट है तो अब इंटरेस्ट पेड की बजाय इंटरेस्ट रिसीव हो, ठीक है। सो दैट मींस इट विल बी माय इंटरेस्ट इनकम, और एक तो इंटरेस्ट इनकम मेरी और एक पेमेंट रिसीव। वहां पे दो चीजें थी ना, हमने कहा था कि हम कितने पैसे दे रहे हैं लेकिन मेरी फाइनेंस कॉस्ट क्या है, और वो ज्यादा होती थी, इफेक्टिव इंटरेस्ट ज्यादा होता था और जो इंटरेस्ट पेड था वो कम होता था। यहां पर दो चीजें, पेमेंट रिसीव जो आप रिसीव कर रहे हैं और जो इंटरेस्ट इनकम आपकी है, ठीक, वो दोनों चीजें यहां पर। तो अगर डेट इंस्ट्रूमेंट आपके पास है और वो आप होल्ड करते हैं टिल मैच्योरिटी, और आपके पास सिर्फ दो चीजें आपको मिलती हैं, या प्रिंसिपल या फिर इंटरेस्ट, तो आप एमोर्टाइज्ड कॉस्ट के थ्रू कर सकते हैं। एमोर्टाइज्ड कॉस्ट का फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है, इंटरेस्ट इनकम जो कैलकुलेट होगा इफेक्टिव इंटरेस्ट से, और पेमेंट रिसीव जो कैलकुलेट होगा, इसको हम कहां से कैलकुलेट करते हैं, कूपन रेट से, ठीक है, जो उसके ऊपर रेट लिखा होता था कि इतने पैसे वो आपको आप देंगे किसी को, तो अब आप यहां पर आप इतने पैसे आप लेंगे किसी से, ठीक है। सो दिस इज योर पेमेंट रिसीव विच इज योर कूपन रेट। ये बात क्लियर है, ये फॉर्मूला क्लियर है और ये बात सारी क्लियर है जब तक हमने यहां तक किया है क्लास, ये बातें क्लियर हैं। ये सारी बातें आपको याद रखनी पड़ेगी जब आप सॉल्व कर रहे हैं, तो इस वजह से मैं कह रहा हूं थोड़े से रूल्स ज्यादा हैं, इस वजह से इनको समझिए ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। जाओ आगे, आगे जाओ, ओके लेट्स मूव ऑन। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। अब देखिए हमारे पास दो चीजें थी ना, हमारे पास था फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस, और हम लोगों ने कहा कि दिस इज योर फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस इज योर डिफॉल्ट, ये डिफॉल्ट है। ये जो बाकी दो कैटेगरीज हैं ये डिपेंड करती हैं दो टेस्ट के ऊपर। फिर हमने दो कैटेगरीज को पढ़ा, हमने पहली कैटेगरी पढ़ी व्हिच वाज अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, उसमें दोनों टेस्ट हम लोगों ने देख ली। नेक्स्ट कैटेगरी इज ओसीआई, सो दिस इज फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। वंस अगेन आपको दो टेस्ट पास करने हैं, बिजनेस मॉडल टेस्ट और फिर आपका जो कैश फ्लो का टेस्ट। बिजनेस मॉडल टेस्ट वहां पे था कि आप लोग कब तक उसको होल्ड करेंगे, टिल मैच्योरिटी। यहां पे क्या कहता है, यहां पे कहता है कि आपकी इंटेंशन ये हो कि आप इसको मैच्योरिटी तक होल्ड करें, ठीक है, होल्ड करें, लेकिन आप लोग इसको बेच सकते हैं अगर आप एक और एसेट उसकी जगह खरीद लें जिसका रिटर्न उससे ज्यादा है। विच मींस मेरा इंटेंशन था कि बिलावल का एक डेट इंस्ट्रूमेंट था बॉन्ड, और वो मुझे कूपन रेट दे रहा था 4%, वो मैंने ले लिया, ठीक, और मैंने इंटेंशन है टिल मैच्योरिटी 5 साल तक होल्ड करूंगा। उसके दरमियान में मेरे पास चांस आया, साद ने एक बॉन्ड इशू किया और वो दे रहा है कूपन रेट 6 का, ठीक है। तो मैं फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई इस्तेमाल करते हुए, वो कहता है कि इंटेंशन है कि टिल मैच्योरिटी, मैंने भी कहा था इंटेंशन टिल मैच्योरिटी, लेकिन अगर मैं थ्रू ओसीआई वाला मेथड यूज कर रहा हूं तो मैं बिलावल वाला बॉन्ड बेच दूं, दे हैव एन एक्टिव मार्केट, बिक जाएगा, और मैं साथ वाला बॉन्ड खरीद। गॉट द आइडिया, गॉट द आइडिया। थ्रू ओसीआई का मतलब ये है कि मैं उसको बेच सकता हूं, इंटेंशन मेरी थी। लेकिन अगर आपकी इंटेंशन ही शुरू से ये है यार मैं बेचूंगा खरीदूंगा, तो फिर वो ट्रेडिंग पर्पसेस है, फिर वो यहां पर नहीं आएगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में नहीं आएगा। ओके, कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो क्रेडिट, इसमें क्या आएगा, द कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स ये है कि आपके पास कैश फ्लोज आए दैट आर सोली ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट एज फॉर अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, सेम एग्जैक्टली सेम कि आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिले अमोर्टाइज्ड कॉस्ट के लिए। अगर आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को थ्रू ओसीआई ले रहे हैं तो फिर शुरू में आपने इसको रिकॉग्नाइज करना है एट फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। फेयर वैल्यू के साथ आप ट्रांजैक्शन कॉस्ट को ऐड कर सकते हैं। इंटरेस्ट इनकम को कैलकुलेट करेंगे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझा दिया है। इन द सेम वे एज द अमाउंट्स दैट वुड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट और लॉस इंक्लूडिंग अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, ठीक है, सेम तरीके से जो इससे पहले हम कर चुके हैं। रिपोर्टिंग डेट पे क्या करेंगे, ये एसेट विल बी रीवैल्यूड टू फेयर वैल्यू,
आपसे मैंने कहा था कि हर रिपोर्टिंग डेट पे आप लोग फेयर वैल्यू पे इसको रिपोर्ट करेंगे, गेन और लॉस ओसीआई में चला जाएगा और वो प्रॉफिट और लॉस और डिस्पोजल ऑफ द एसेट पे फिर खत्म भी कर सकते हैं। दिस इज ऑल। सही है, सारे रूल्स आपको पढ़ा दिए, सेम थिंग, सारे बैठ गए दिमाग में? इसको पॉज करें। अच्छा, okay, so now let's talk about contractual cash flow characteristic test again. ये हमने ये कहा था कि contractual cash flow characteristic test कि कैश फ्लो कौन सा है। हमने कहा कैश फ्लोज दो किस्म, कौन कौन से हैं? इंटरेस्ट, प्रिंसिपल। अब अगर सोचा जाए इसके अलावा कोई कैश फ्लो नहीं होता ना, नहीं होता, ठीक, लेकिन वो कह रहे हैं ये टेस्ट भी फेल हो सकता है, ये टेस्ट भी फेल हो सकता है। तो अगर ये टेस्ट आपने फेल कर दिया तो आप उस मेथड को छोड़कर दोबारा चले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस वाले मेथड पे। इफ यू आर यूजिंग फाइनेंशियल फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई एंड यू आर लुकिंग एट द सेकंड टेस्ट, बिजनेस मॉडल टेस्ट, तो ये था कि आपकी इंटेंशन क्या है, पर्पस क्या है। पर्पस हम लोगों ने कहा था टिल मैच्योरिटी, एक में था, दूसरे में था कि टिल मैच्योरिटी बट यू कैन सेल इट ऑफ इफ यू बाय अनदर इंस्ट्रूमेंट विद अ हायर रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, यानी जहां से पैसे मुझे ज्यादा मिले तो ऑब्वियसली ये तो लॉजिकल बात है ना, मुझे अगर पैसे ज्यादा मिलेंगे एक इंस्ट्रूमेंट से तो मैं पुराना वाला बेच के नया क्यों ना लूं, तो वो इसको अलाउ करता है कि आप ये कर सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाए नेक्स्ट टेस्ट के ऊपर। नेक्स्ट टेस्ट था कि जो आपको पैसे मिल रहे हैं, कैश फ्लो आ रहे हैं, वो दो किस्म के हों, या इंटरेस्ट हो या प्रिंसिपल हो। इसके अलावा और क्या हो सकता है? देखें, वो कहता है कि टेस्ट फेल हो सकता है किस केस में। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई चीज आ जाए जो कि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ना हो, तब इन दैट केस यू विल फेल दैट टेस्ट। इसका एग्जांपल इसने यहां पर जरूर कहीं ना कहीं दिया होगा। इट इज नॉट द केस द टेस्ट इज फेल्ड एंड द फाइनेंशियल एसेट मस्ट बी मेजर्ड एट एफवीपीएल। अगर ये टेस्ट फेल कर लिया तो फिर आप दोबारा चले जाएंगे एफवीपीएल पे। अब ये टेस्ट कैसे फेल हो सकता है? जिस तरह हम लोगों ने एक बात की थी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, याद है? कन्वर्टेबल, तो अगर कन्वर्टेबल होगा तो आपको इंटरेस्ट प्रिंसिपल वापस मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, आप आखिर में कन्वर्ट कर देंगे। अगर आपने आखिर में कन्वर्ट कर दिया तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। हमने उसमें कल क्या लगा कि उसमें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पहले से लिखा होगा कि इतने रुपए के बदले में इतना शेयर दूंगा, लिख दिया, तो फिर आपका प्रिंसिपल पैसे इंटरेस्ट वो आपको दे रहा है हर साल, आखिरी साल आया आपको आपके प्रिंसिपल अमाउंट वापस करेगा 1000 रुपए? नहीं, वो कहेगा 1000 रुपए के शेयर्स दे दो। आपको वापस हुए पैसे? नहीं हुए। आपने टेस्ट पास कर दिया? नहीं, आपका टेस्ट फेल हो गया। एफईओसीआई से आप निकलकर एफवीपीएल पर चले जाए। ये बात समझा? इस बात की सबको समझ आई? दोबारा रिपीट करो, पॉज करते हैं इसको। ओके, इसको दोबारा, ओके, रीस्टार्ट। ओके, सर नेट इंस्ट्रूमेंट फर्दर डील। अब फर्दर आपसे कहते हैं कि अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ने दोनों टेस्ट पास कर दिए, अब हमने देखा कि वो दूसरा टेस्ट अक्सर फेल भी हो जाता है, ये जो कैश फ्लो वाला टेस्ट है वो फेल हो सकता है। तो अगर आपने दोनों टेस्ट पास कर लिए तो फिर भी पॉसिबल है कि आप लोग फेयर वैल्यू प्रॉफिट एंड लॉस पे चले जाए। किस तरह? If doing so eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency. ठीक है, अगर आप ये काम करें, FEPL पे जा रहे हैं और ये काम करते हुए आपका मेजरमेंट या रिकग्निशन इनकंसिस्टेंसी आ जाए, यानी कोई भी अकाउंटिंग का मिसमैच आ जाए, तो फिर क्या होगा कि आपने अगर कोई चीज गलत तरीके से असेस कर ली या मेजर कर ली तो आपका जो गेन और लॉस है वो डिफरेंट बेसिस के ऊपर रिकॉर्ड होगा। यानी अगर मेरे किसी भी जगह पर इनकंसिस्टेंसी आ गई, किसी भी रूल में, किसी भी कैलकुलेशन में, किसी भी मेजरमेंट में, तो मेरा ये टेस्ट फेल हो जाएगा। अगर वो दो टेस्ट मैंने पास कर भी दिए, वो दो टेस्ट पास हैं, आप कहेंगे बस ठीक है, आप तो ये FEOCI कर दो इसको। लेकिन अगर उसके बावजूद किसी भी जगह पर कोई भी मिसमैच आ गया, अकाउंटिंग मिसमैच आ गया, कोई मेजरमेंट में आपने गलती कर दी, ठीक है, तो फिर आपको दोबारा जाना पड़ेगा FEPL वापस। ठीक है, इसका मतलब ये है FEOCI इतना आसान नहीं है। FEOCI पे आने के लिए आपको दो टेस्ट पास करने हैं, आपने मेक श्योर करना है कि जो भी मेजरमेंट आप कर रहे हैं उसमें कोई मिसमैच ना आए।
आपकी सारी मेजरमेंट्स जो है वो अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। जो भी रिकग्निशन है, जिस तरह उसको रिकग्नाइज करना है उसके मुताबिक उसको रिकग्नाइज करें, जिस तरह मेजर करना है उस तरीके से उसको मेजर करें, तब आप FVOCI इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज FVPL इस्तेमाल। FVPL आसान भी था, डिफॉल्ट सेटिंग हमने कहा था FVPL ही होती है, तो आप FVPL को इस्तेमाल करें। लेकिन अनलेस अगर आप कोई दूसरा काम करना चाह रहे हैं तो फिर आप कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा उसमें इंटेंशन होनी चाहिए लॉन्ग टर्म की इंटेंशन जरूरी है। ओके दैट्स इट। Okay, let's start. Company invests 5,000 in 10% loan notes. Invests. So that means it's a financial asset. Okay. Loan notes. That means equity or debt. Debt. The loan notes are repayable at a premium after 3 years. Time period? 3 years. Maturity 3 years में. The effective rate of interest is 12%. ये वो effective वाला है, ठीक है? लेकिन लोन के ऊपर क्या लिखा है? 10%। आपको कहा था ना कि वो जो लोन के ऊपर लिखा होगा वो कम होगा, जो इफेक्टिव होगा वो ज्यादा होगा। ओके, द कंपनी इंटेंड्स टू कलेक्ट द कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज व्हिच कंसिस्ट solely of repayments of interest and capital। ये कौन सा टेस्ट है? कौन सा टेस्ट है? कॉन्ट्रैक्चुअल क्या? कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो वाला टेस्ट, ठीक है। एंड have therefore chosen to record the financial asset at amortized cost। तरीका कौन सा इस्तेमाल करना है? amortized cost। Okay, what amount should be shown in the statement of profit and loss and statement of financial position for the financial asset for years 1 to 3। उसी तरह टेबल बनाना है और 3 साल का कैलकुलेट करना है, ठीक। लेट्स स्टार्ट। कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? 5000 से 10% हर साल आपको मिलेगा। सो 10% ऑफ व्हाट? 10% ऑफ 5000 इक्वल टू 500। 500 आपको मिलेगा एक साल, 500 दूसरे साल, 500 तीसरे साल। सही है, आसान है। ये आपकी क्या चीज होगी? इंटरेस्ट रिसीव। ओके, ये हो गया मेरा इंटरेस्ट रिसीव। लेकिन मेरी इनकम कितनी है हर साल? मेरी इनकम कितनी है? द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%। तो अब अगर मेरी अगर इनकम 12% है तो 12% मैं कमाऊंगा तो 12% कितना बनेगा? 600। आखिरी साल मुझे कितने पैसे मिलेंगे? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अच्छा, स्टार्ट में कहां से करूंगा? 5000 और फिर इस साल का क्लोजिंग बैलेंस कितना बनेगा? फॉर्मूला क्या था? प्लस और माइनस। करेक्ट 4900 श्योर। आपके सामने रखिए जी क्लास। 4900 और 5000 समथिंग? 5100 क्यों? 4000 समथिंग। Why not 4000 समथिंग? जी क्लास जल्दी मुझे बताइए, टाइम कम है जी। Why 5000 समथिंग? Why not 4000 समथिंग? आप लोगों ने प्लस किसको किया, माइनस किसको किया? इंटरेस्ट रिसीव को माइनस करना है। गो बैक टू द प्रीवियस। उसमें आप लोग क्या करते थे? हम लोग जो स्टार्टिंग वाली थी प्लस इफेक्टिव इंटरेस्ट माइनस, तो अब यहां पर क्या आएगा? यहां पर ऑपोजिट है, लेकिन ऑपोजिट तो इनकम आपने कर दिया है ना। देखें वहां पे आप कहते थे प्लस इंटरेस्ट इफेक्टिव इंटरेस्ट माइनस इंटरेस्ट पेड, ठीक। तो इसका मतलब ये हर साल वहां पे वैल्यू हर साल ज्यादा होती थी, यहां पे भी हर साल वैल्यू ज्यादा हो। 5000। ओके, पहला साल हो गया। नेक्स्ट ईयर, ठीक। नेक्स्ट ईयर ये तो सेम रहेगा। इसके साथ क्या करूं?
ये 12% किस चीज का था? 12% Of the amount. So which means this next amount would be 6, 12 और इसी तरह से होगा, ठीक है? आगे खुद ही कर लीजिएगा, इट्स एग्जैक्टली द सेम। आगे मेन चीज सुने, ये चीज कहां पर जाएगी? ये इंटरेस्ट इनकम ये जाएगी या ये जाएगी? आप लोग इंटरेस्ट पेड को लिखते थे या आप लोग इंटरेस्ट एक्सपेंस को लिखते हैं? P&L में एक्सपेंस को लिखते हैं। देखिए पेड तो कैश का एस्पेक्ट है ना, वो तो कैश फ्लो में है कि कैश कितना गया, कैश कितना आया। तो यहां पर जो आपने इंटरेस्ट इनकम लिखनी है वो ये वाली होगी। ओके, थर्ड, यहां पे जो आखिरी साल यहां पर आएगा, ये तो आपका एसेट बन गया, विल गो टू फाइनेंशियल एसेट। इट विल गो इन विच कैटेगरी? नॉन करंट, करंट? पहले साल में नॉन करंट, सेकेंड ईयर में देखें ये कब स्टार्ट हो रहा था? ये स्टार्ट हो रहा था लेट्स से कोई डेट आ 2012, ठीक है? 2012 में स्टार्ट हुआ, 3 साल का लोन है, 12 to 13, 13 to 14, 12 to 13, 13 to 14, 14 to 15। यहां पर मैंने ये लोन दिया या लोन दिया, ठीक है, व्हाटएवर। यहां पर मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा, जब यहां पर रिकॉर्ड करूंगा इसमें कितने साल रहते हैं? 2 साल। दैट मेक्स इट नॉन करंट। नाउ कम ओवर हियर, यहां पर अब कितने साल रह गए इसका? 1 साल। दैट मींस इट विल बी करंट, ठीक है? यहां पर आके 1 साल में ये खत्म हो जाएगा, मुझे सारे पैसे वापस मिलेंगे, दैट मींस इट विल बिकम करंट। ये भी हो गया और मेरे ख्याल में मैंने आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है। बाकी सॉल्यूशन इधर लिखा हुआ है, इसको आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है? मैंने आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी।